नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र और ज्योतिषीय परिचर्चा में आपका मार्गदर्शक एस्ट्रोमैन तिवारी आपके अपने चैनल लर्न एस्ट्रोलॉजी इजली में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भाव की, भाव से बनने वाले विभिन्न प्रकार के राजयोग, धन योग और धन योग की, त्रिकोण और केंद्र, शुभ भाव कौन से हैं कुंडली के, अशुभ भाव कौन से हैं, न्यूट्रल हाउसेस कौन से हैं, इन सब की, और कुंडली के किस भाव से इस बात का विचार करें। जैसे कुंडली के 12 भाव होते हैं तो फर्स्ट हाउस से क्या देखें, सेकंड हाउस से क्या देखें, थर्ड हाउस से क्या देखें, और इसी तरीके से 9th 10th 11th और 12th हाउस से किन किन बातों का विचार किया जाता है, किन किन चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है, इन सब बातों पर परिचर्चा करेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप सबको बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। भाव से संबंधित लगभग जितने भी तरीके की बातें आज तक की गई हैं, सब मैंने इसमें आप लोगों के लिए इंक्लूड किया है। कुंडली में 12 घर, 12 भाव, 12 स्थान, 12 हाउस होते हैं और वो हमेशा फिक्स होते हैं। जब भी बात होती है कि फर्स्ट हाउस कौन सा होगा, पहला घर कौन सा होगा, तो ये रहेगा, ऑलवेज यही फर्स्ट हाउस होता है। द्वितीय भाव, दूसरा स्थान, दूसरा घर, सेकंड हाउस ये रहा। इसी तरीके से क्रम से आगे बढ़ते हैं सारे हाउसेस। थर्ड हाउस ये रहा, फोर्थ हाउस आपका ये रहा, पंचम भाव फिफ्थ हाउस यहाँ पे है, सिक्स्थ हाउस, छठा भाव ये रहा, सप्तम भाव सेवेंथ हाउस ये रहा। आप देख रहे हैं हाउसेस क्रम से बढ़ रहे हैं। जो सबसे पहला हाउस है वो फर्स्ट है और उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये एट्थ हाउस। अगला हाउस नाइन्थ हाउस, नवम भाव ये रहा। 10वां भाव 10th हाउस ये रहा आपका। 11th हाउस एकादश भाव ये रहा। 12th हाउस द्वादश भाव ये रहा। अब सारे हाउसेस में लिखा हुआ आपको दिख रहा है फर्स्ट से लेके 12th तक। ये हाउसेस फिक्स हैं, कभी भी नहीं बदलते हैं किसी के भी कुंडली में। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हाउसेस हमारे लिए शुभ हैं, कौन कौन से हाउसेस अशुभ हैं और कौन कौन से हाउसेस सम हैं, यानी कि न्यूट्रल हैं। शुभ हाउस अच्छा करेंगे उनके लॉर्ड आपके लिए, अशुभ भाव, अशुभ स्थान, अशुभ हाउस उसके लॉर्ड आपके लिए अच्छा नहीं करेंगे इन जनरल। और समभाव न्यूट्रल हाउसेस उसके लॉर्ड ना अच्छा करेंगे ना बुरा करेंगे, कॉम्बिनेशन के हिसाब से उनका रिजल्ट देखा जाता है। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, इनको त्रिकोण बोला जाता है। ये शुभ स्थान हैं कुंडली के और इनके मालिक हमेशा आपके लिए शुभ करते हैं, बशर्ते कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। इसी तरीके से कुछ हाउसेस आपके लिए अशुभ माने गए हैं, वो हैं थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस। इनके स्वामी को अशुभ फलदायक शास्त्रों में बताया गया है। तो अभी तक हमने देखा कि 3 भाव, प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, जिसको त्रिकोण स्थान भी बोला जाता है, उनके लॉर्ड हमेशा आपके लिए अच्छा करते हैं अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार। 3 हाउसेस के लॉर्डों को, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड्स को, उनके भाव के स्वामियों को शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस, इनके लॉर्ड्स को, इनके इस भाव के स्वामियों को सम बोला जाता है। ये सम भाव हैं, यानी कि जब भी इनके भाव के स्वामी की, ग्रह की दशा अंतर्दशा चलेगी, आपके लिए न्यूट्रल रहेंगे। वो अच्छा करेंगे या बुरा, उनकी दूसरी राशि कौन से भाव में है उस पर डिपेंड करेगा। अगर दूसरी राशि उनके पंचम भाव में है तो वो शुभ करेंगे, लेकिन छठे में है या 8वें में है तो बहुत ज़्यादा शुभता की उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब हमारे 3 भाव और बचे हैं, सेकंड हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस।
सेकंड हाउस को समभाव बोला जाता है। अष्टम भाव सबसे खराब माना जाता है, लेकिन इसको भी समभाव बोला जाता है। 12th हाउस हर तरीके की रोग समस्याओं का है, व्यय का है, लेकिन इसको भी भाव को हम सम मानते हैं। तो अभी आप इतना ही याद रखें अभी के लिए कि आपके 3 हाउस शुभ हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस। 3 हाउसेस आपके अशुभ हैं, अच्छे नहीं हैं आपके लिए, और उनके लॉर्ड्स आपके लिए अच्छे नहीं करेंगे। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस। और कुंडली के 6 भाव हमारे पास निकल के आए, 4th, 7th, 10th, 2nd, 8th और 12th। ये न्यूट्रल हाउसेस हैं। तो इनके लॉर्ड ना आपके लिए अच्छा कर रहे हैं ना बुरा कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि त्रिकोण के स्वामी के साथ हैं तो अच्छा कर रहे हैं, किसी और के साथ हैं तो अच्छा या बुरा कर रहे हैं, ये हम बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए याद रखिए, त्रिकोण शुभ है, केंद्र के स्वामी सम हैं, 3, 6, 11 के स्वामी अशुभ हैं, 2, 8, 12 के न्यूट्रल हैं। अकॉर्डिंगली अलग प्लैनेट्स के साथ किस हाउस में गए हैं उसके हिसाब से वो आपके लिए अच्छा या बुरा करेंगे। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ रहा हो। अब बात करते हैं भावों के समूह को, हाउसेस के ग्रुप्स को किस किस नाम से पुकारते हैं और उसका क्या मतलब होता है। त्रिकोण आपने जान लिया, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, ये त्रिकोण स्थान कहे गए हैं। इनके स्वामी हमेशा शुभ फलदायक होते हैं। फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और फर्स्ट हाउस को भी केंद्र स्थान कहा गया है। फर्स्ट हाउस जो होता है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों में काउंट होता है, वो सबसे पावरफुल हाउस है। तो इसीलिए कई बार उसको हम त्रिकोण कहते हैं और कई बार उसको केंद्र कहते हैं। तो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस केंद्र भी है, और फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस त्रिकोण में भी है। तो फर्स्ट हाउस दोनों में है, याद रखिएगा इसको। कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव और 11th हाउस, 11th भाव। कुंडली का थर्ड हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस, इसको त्रिशडाय बोलते हैं। त्रि मतलब तीसरा, षड मतलब छठा, आय मतलब एकादश, त्रिशडाय भाव। इसी में जब हम दसम भाव 10th हाउस को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये उपचय भाव कहलाता है। अर्थात उपचय का मतलब क्या, कि थोड़ी बहुत विघ्न बाधाओं के बाद, थोड़े बहुत स्ट्रगल के बाद आपको अपने काम में सफलता मिलती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने त्रिकोण देखा, हमने केंद्र देखा, हमने उपचय भाव देखा। कुंडली के 3 स्थान हैं जिनको दुष्ट स्थान की संज्ञा दी गई है। त्रिक भाव भी बहुत जगह उनको बोला जाता है। वो कौन कौन से? छठा भाव समस्त तरीके के संघर्षों का है, 8वां भाव 6th हाउस का एडवांस वर्जन है, और 12th हाउस। इनको दुष्ट स्थान की संज्ञा दी गई है, अर्थात यहाँ पे किसी भी भाव के स्वामी गए तो वहाँ पे उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। खराब और अशुभ घर है यहाँ पे। तो ये भी याद रखें कि अगर लग्नेश यहाँ चला जाए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, तो अब उसको हर चीज़ संघर्ष के बाद मिलेगी। अभी के लिए आप इतना समझिए। यहाँ पे और ये देखें कि जो त्रिकोण भाव हैं उनको लक्ष्मी स्थान बोला जाता है, और जो केंद्र हैं 1, 4, 7, 10 उसको विष्णु स्थान बोला जाता है। ये बताने का क्या प्रयोजन है लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान का, इसको हम आगे देखेंगे। त्रिकोण के स्वामियों को लक्ष्मी स्थान बोला गया। त्रिकोण यानी कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, इसको लक्ष्मी स्थान बोला गया। अर्थात जब भी इस हाउस के लॉर्ड्स की, इस हाउस में जो ग्रह जिस स्वामी हैं उनकी जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी तो आपकी ज़िंदगी में समृद्धि आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। इसको याद रखें। इसी तरीके से केंद्र के स्वामियों को विष्णु स्थान बोला गया है। केंद्र में क्या है? 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और हमारा फर्स्ट हाउस भी केंद्र में आता है।
जब हम केंद्र की बात करें तो केंद्र के स्वामी आपके जीवन में अस्थायित्व लाते हैं। बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं जिस पे पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो हमारी ज़िंदगी के ये जो पिलर्स हैं, 4 पिलर्स हैं, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस, जो अस्थायित्व यानी कि हमारी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाते हैं। और फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस प्रॉस्पेरिटी के हाउसेस से हमारी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, समृद्धि लाते हैं। इसी तरीके से त्रिष्टाय भाव के स्वामी, त्रिष्टाय यानी कि थर्ड हाउस, षड मतलब सिक्स्थ हाउस, आय मतलब 11th हाउस, इनके स्वामियों को अशुभ माना गया है। इसको इस तरीके से समझे, थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का है। अगर हमारा पराक्रम बढ़ता है तो हम अपने साथ रहने वाले, अपने अड़ोस पड़ोस सबको बिना बात के बेवजह तंग करेंगे, क्योंकि हमारा ईगो बढ़ता है। सिक्स्थ हाउस हर तरीके का संघर्ष का है, झगड़ा लड़ाई का है। इसका मतलब हम झगड़ा लड़ाई करने के लिए सबसे तैयार रहेंगे। और एकादश भाव 11th हाउस आपके हर तरीके के लाभ का है। अगर ज़िंदगी में हमेशा लाभ है तो आपका ईगो बढ़ा हुआ है और आप किसी को कुछ नहीं समझेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे। इसीलिए थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 11th हाउस त्रिष्टाय भाव के स्वामियों को अशुभ माना गया है। दुष्ट स्थान यानी कि सिक्स्थ हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इनको अशुभ माना गया है। जब भी इसमें बैठे ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलेगी या इनके लॉर्ड की दशा अंतर्दशा चलेगी, ज़िंदगी में संघर्ष, रोग, व्याधि, इन सब चीज़ों की संभावनाएं बढ़ जाएगी। यानी कि अच्छा होने की संभावनाएं कम रहेंगी, ख़राब होने की संभावनाएं इन जनरल ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब इतना होता है। मतलब लेकिन ये मत समझें कि बिल्कुल ही ख़राब होगा, क्योंकि 3, 6, 10 और 11 मिलके उपचय भाव हो जाते हैं। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस मिलके उपचय भाव हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि समस्त विघ्न बाधाओं के बाद जिस चीज़ के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिलेगी। अब बात करेंगे भावों से, हाउसेस से बनने वाले योग कौन कौन से होते हैं। हाउसेस से बनने वाले योग हैं राजयोग, धन योग, दैन्य योग, खल योग, जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। श्री के.एन. राव साहब ने जब हमें पढ़ाया था तो उन्होंने एक फार्मूला इजाद किया था इसको आसानी से याद रखने के लिए। उसको वो डेयर्स का नाम देते हैं, DARES। डी फॉर धन योग, ए फॉर अरिष्ट योग, आर फॉर राजयोग, ई फॉर एक्सचेंज, एस फॉर स्पेशल कोई भी योग। तो हम बारी बारी से इन सब चीज़ों को इस कुंडली पे भावों के स्वामियों के साथ किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है देखेंगे और समझेंगे। आइए अब चलते हैं विभिन्न भाव से बनने वाले राजयोग के बारे में। तो राजयोग के बारे में कहा गया है कि जब त्रिकोण के स्वामी केंद्र के स्वामी के साथ संबंध स्थापित करें तो राजयोग कारक हो जाते हैं। अर्थात त्रिकोण लक्ष्मी स्थान, केंद्र विष्णु स्थान। जब लक्ष्मी और विष्णु जी का आपस में मिलन होता है तो प्रोस्पेरिटी आती है जो परमानेंट हो जाती है आपकी लाइफ में। देखते हैं ये किस तरीके से बनता है। जैसा कि अभी तक आपको पता चल चुका है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस त्रिकोण स्थान में भी काउंट करते हैं और फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस केंद्र में भी काउंट करते हैं। तो राजयोग का मतलब है त्रिकोण के स्वामी अगर केंद्र के स्वामी के साथ किसी भी तरीके से संबंध स्थापित करें। यहाँ पे फिफ्थ हाउस त्रिकोण है, अगर इसका स्वामी का कुंडली के फोर्थ हाउस यानी कि केंद्र के साथ संबंध स्थापित हो, कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी लगन के स्वामी के साथ संबंध स्थापित हो, कुंडली के 7th हाउस के लॉर्ड के साथ रिलेशनशिप में हो, और या कुंडली के 10th हाउस यानी कि इस फिफ्थ हाउस त्रिकोण के स्वामी का संबंध इन केंद्र के स्वामियों के साथ स्थापित हो, वो राजयोग कारक हो जाता है। इसी तरीके से कुंडली का 9वां भाव भी त्रिकोण है। इसका स्वामी का संबंध अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस
केंद्र के साथ, फोर्थ हाउस चतुर्थ भाव, सेवेंथ हाउस केंद्र के साथ और 10th हाउस के लॉर्ड के साथ किसी भी तरीके से संबंध स्थापित हो तो ये संबंध राजयोग कारक होगा। जब इन दोनों ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलेगी, जब इस हाउस के लॉर्ड्स की दशा अंतर्दशा चलेगी तो जीवन में प्रोस्पेरिटी आएगी और अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। अब देखते हैं प्रथम भाव फर्स्ट हाउस जो कि त्रिकोण भी कहलाता है, उसके कुंडली के 3 जो केंद्र हैं, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस, उससे बनने वाली योग। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ या 10th हाउस के लॉर्ड के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करे तो ये राजयोग होता है। अभी तक आपने फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस तीनों त्रिकोण के स्वामियों का केंद्र के स्वामियों के साथ संबंध स्थापित होने से बनने वाले राजयोग के बारे में जाना। इसी क्रम में हम विपरीत राजयोग की बात करते हैं। दुष्ट स्थान 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को बोला गया है जहाँ पे संघर्ष की स्थिति विद्यमान रहती है। तो अगर 6th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 8th हाउस में या 12th हाउस में जाता है तो विपरीत राजयोग होता है। इसको हर्ष नामक विपरीत राजयोग कहा गया है। अर्थात जिंदगी में विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आप अपने हुनर से, अपने परिश्रम से उन विपरीत परिस्थितियों को अपने फेवर में टर्न अप कर लेंगे। उसी तरीके से अगर 8th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में जाए या 12th हाउस में जाए तो सरल नामक विपरीत राजयोग होता है। नाम दिया गया है सरल विपरीत राजयोग। मतलब वही है कि अब अपने जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों को भी आप अपने फेवर में कर लेंगे तमाम मुश्किलों के बावजूद। विपरीत राजयोग की श्रृंखला में अगली कड़ी 12th हाउस का लॉर्ड अगर कुंडली के 6th हाउस में जाता है या 8th हाउस में जाता है तो इसको विमल नामक सरल योग बोला जाता है। तो अब आपको याद रहेगा 6th हाउस का लॉर्ड 8th में या 12th में जाए तो हर्ष नामक विपरीत राजयोग, अष्टम का स्वामी 6th में या 12th में जाए तो सरल नामक विपरीत राजयोग, और 12th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस या 8th हाउस में जाए तो विमल नामक विपरीत राजयोग होता है। इसका मतलब ये होता है कि समस्याएं हैं, दिक्कतें रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, लेकिन आप अपने बलबूते पे अंततः उनको अपने फेवर में कर लेंगे। अब बात करते हैं धन योग की। जैसा कि आपको पता है 2nd हाउस धन भाव होता है और 11th हाउस लाभ भाव होता है। तो 2nd हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड का कॉम्बिनेशन कुंडली के त्रिकोण के स्वामी यानी फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड के साथ किसी भी तरीके से एस्टेब्लिश हो तो उसको धन योग कहते हैं। जैसे अगर 2nd हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ एस्टेब्लिश हो जाए रिलेशन में, 5th हाउस के लॉर्ड के साथ एस्टेब्लिश हो जाए रिलेशन में, और कुंडली का तीसरा त्रिकोण 9th हाउस के लॉर्ड के साथ रिलेशन हो जाए एस्टेब्लिश में, और 11th हाउस आय भाव के स्वामी के साथ, तो ये धन योग की स्थिति हो जाती है। और जब इन दोनों भावों के, इन दोनों हाउसेस के स्वामियों की यानी कि जो प्लैनेट्स इनके लॉर्ड है उनकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो धन की प्राप्ति होगी। इसी तरीके से एकादश भाव यानी कि लाभ भाव, उसके स्वामी का कॉम्बिनेशन किसी भी तरह से त्रिकोण के प्रथम भाव के स्वामी के साथ हो जाए, 2nd हाउस धन भाव के स्वामी के साथ हो जाए, 5th हाउस के स्वामी के साथ हो जाए और 9th हाउस के लॉर्ड के साथ हो जाए तो ये भी लाभ का योग है, धन योग कहलाता है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाए और इन दोनों की दशा अंतर्दशा चले तो लाभ की संभावनाएं आपके लिए खुल जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने राजयोग, विपरीत राजयोग और 2nd हाउस, 11th हाउस और त्रिकोण के स्वामियों से और इनके आपस में मिलने से बनने वाले धन योग के बारे में समझ चुके होंगे। जब भी कुंडली के 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड का कुंडली के किसी दूसरे भाव के स्वामियों के साथ राशि परिवर्तन हो जाए, अर्थात 6th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में चला जाए, 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ जाए,
तो फोर्थ हाउस यानी कि सुख की संभावनाओं में ग्रहण लग जाता है, सुख की मात्रा सीमित हो जाती है, जीवन में दिक्कतें रहती हैं, ऐसा माना जा सकता है। इसी तरीके के विचार एर्थ हाउस और 12th हाउस का दूसरे हाउस के लॉर्ड के साथ राशि परिवर्तन से भी समझना चाहिए। थर्ड हाउस के लॉर्ड का अगर कुंडली के केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के साथ राशि परिवर्तन हो जाए, इस योग को भी अच्छा नहीं माना जाता है और इसको खल योग का नाम दिया गया है। विभिन्न तरीके की परेशानियां हो सकती हैं। एक और अन्य योग जिसकी परिचर्चा बहुत होती है, केंद्र अधिपति योग। अगर कोई ग्रह कुंडली में केंद्र का स्वामी हो, जिसमें हम फर्स्ट हाउस को नहीं लेंगे क्योंकि वो त्रिकोण भी है, तो केंद्र में कौन कौन से हाउसेस हम लेंगे? फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस। अगर इनके स्वामी नैसर्गिक शुभ ग्रह हों या नैसर्गिक अशुभ ग्रह हों, माना जाता है कि केंद्र का अधिपति होने से उनमें दोष उत्पन्न हो जाता है और वो न्यूट्रल हो जाते हैं। वो अपनी शुभता, शुभ ग्रह है तो अपनी शुभता छोड़ देगा, अशुभ ग्रह है तो अपनी अशुभता छोड़ देगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। इसको इस तरीके से समझें जिस तरीके से इसको लघु पराशरी में इसकी व्याख्या की गई है। लघु पराशरी में कहा गया है फोर्थ हाउस आपके सुख का है। अगर आपके जीवन में निरंतर सुख रहे तो स्वभावतः इंसान अकर्मण्य हो जाता है, आलसी हो जाता है, अपना काम धाम छोड़ देता है, यानी कि न वो अपना अच्छा काम करेगा न बुरा काम करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरीके से सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है। अगर आपको जीवन साथी मनपसंद मिल जाए, खूबसूरत मिल जाए, तो आप अपना काम भूल जाओगे, उसके प्रति आसक्ति में लिप्त रहोगे। तो इसलिए 7th हाउस के स्वामी को, लॉर्ड को भी न्यूट्रल माना गया है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, अपना काम नहीं करेंगे। 10th हाउस आपका करियर हाउस है, कर्म भाव है। अगर आपका काम धाम अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही है, तो स्वभावतः आलसीपने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। इसीलिए 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड को केंद्र अधिपति दोष लगता है, ऐसा माना गया है। जिसमें शुभ ग्रह जैसे गुरु और शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, इनकी शुभता कम हो जाती है और नैसर्गिक अशुभ ग्रह जो हैं शनि, मंगल, इन सब की अशुभता भी सीमित हो जाती है। न वो शुभ फल देने लायक रहते हैं, न अशुभ फल सम हो जाते हैं। ये इन जनरल है, बाकी उनका कम्बिनेशन किस ग्रह के साथ है उसके अनुसार फलित चेंज हो जाएगा। एक अन्य योग की बात करते हैं, शुभ कर्तृ योग। अगर किसी भाव के दोनों तरफ 2nd हाउस और 12th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हों तो उस भाव की शुभता बढ़ जाती है, उसको शुभ कर्तृ में बोला जाता है। और अगर किसी भाव के दूसरे भाव में और द्वादश भाव में क्रूर ग्रह, अशुभ ग्रह बैठे हों तो उसको पाप कर्तृ योग बोलते हैं। उस भाव की शुभता कम हो जाती है, ऐसा माना जाता है। प्रथम भाव से हमारे शरीर के बारे में पता चलता है, हमारा शरीर कैसा होगा, स्वस्थ होगा, बीमार होगा, लंबा चौड़ा होगा, रूप रंग और आकृति कैसी होगी, गोरे होंगे, काले होंगे, हमारा मस्तिष्क कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, विवेकशील हैं या नहीं हैं, अपने आत्मगौरव के लिए कितने चिंतित हैं या नहीं हैं, इन सब का पता प्रथम भाव से चलता है। द्वितीय भाव धन संपत्ति का है, हमारे धन की स्थिति की पता और ठिकाना 2nd हाउस बताता है। हमारे परिवार का है, हमारे कुटुंब का है, उनके साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे, उसके बारे में 2nd हाउस बताता है। वाणी, द्वितीय भाव वाणी का भी है, हमारी वाणी कैसी होगी, बोलचाल कैसी होगी, उसका पता 2nd हाउस से पता चलता है। 2nd हाउस मारक भाव भी है, तो मृत्यु के बारे में भी इससे विचार किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा ज्योतिष की बात करें तो दाईं आँख का विचार भी द्वितीय भाव से करते हैं और हमारे अड़ोस पड़ोस के बारे में भी जानकारी द्वितीय भाव से ही मिलती है। आइए अब अगले भाव कुंडली के 3rd हाउस की तरफ चलते हैं, वहाँ से क्या पता चलता है। तृतीय भाव हमारे पराक्रम का है, हम कितने पराक्रमी हैं, किसी भी बात को, किसी भी चैलेंज को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, उसका पता हमारा 3rd हाउस बताता है। हम कितने धैर्यवान हैं,
विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कितना कंट्रोल और काबू में रखते हैं। छोटे भाई बहन के बारे में भी तृतीय भाव बताता है। हमारे गुप्त शत्रु जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, उसका पता भी थर्ड हाउस बताता है। थर्ड हाउस शौक का भी है, हमारे हॉबी का भी है, तो हमारे हॉबी के बारे में भी जानकारी थर्ड हाउस से मिलेगी। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो दायां कान के बारे में थर्ड हाउस से पता चलता है। आइए अगले भाव फोर्थ हाउस की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे सुख का है। समस्त तरीके के सुख का विचार, आपके आध्यात्मिक सुख हो, भौतिक सुख हो, व्यवसाय का हो, जीवन साथी का हो, सब सुखों का विचार हम फोर्थ हाउस से करते हैं। चतुर्थ भाव माता का भी है, तो माता के बारे में भी जानकारी फोर्थ हाउस से ही मिलती है। समस्त तरीके के वाहन का विचार चतुर्थ भाव फोर्थ हाउस से ही किया जाता है। आपकी समस्त अचल संपत्ति, घर, फ्लैट, ये सब का विचार भी हम फोर्थ हाउस से करते हैं। भूमि खरीद बिक्री। और अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखें तो हृदय का ऊपरी भाग, फेफड़े का ऊपरी भाग, ऊपरी हिस्सा, उसका विचार भी फोर्थ हाउस से ही किया जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए हम फोर्थ हाउस की स्थिति को देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ हाउस, पंचम भाव की तरफ। पंचम भाव हमारे विद्या का है, हमारी बुद्धि का है, सहज बुद्धि का है कि हमारी बुद्धि कैसी है, किस चीज़ के बारे में सोचती है, उसका पता यहीं से चलता है। विवाह के बाद हमारे संतान का है। पंचम भाव धर्मस्थान, हम कितने धार्मिक हैं उसके बारे में बताता है। हमारे यश का है, लोगों के बीच में हमारे कैसे सम्मानित रहेंगे, कितने लेवल पे रहेंगे, उसके बारे में पता चलती है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हृदय रोग, हार्ट डिजीज के बारे में फिफ्थ हाउस बताता है। आइए अगले घर सिक्स्थ हाउस की तरफ चलते हैं, जो कि संघर्ष का भाव कहलाता है। रोग, किसी भी तरीके के रोग का विचार सिक्स्थ हाउस से किया जाता है। ऋण, उधार लेना देना, उसका विचार छठा भाव से ही करते हैं। आपके शत्रु, रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, किसी चीज़ के लिए आप बहुत प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसका विचार भी छठा भाव सिक्स्थ हाउस से होता है। चूँकि इतनी सारी यहाँ पे समस्याएं हैं तो चिंता स्वाभाविक है, और यहाँ पे आपका अपयश भी हो सकता है। आप कोई काम करें वो गलत हो जाए और आपका निंदा हो जाए। शोक, किसी भी तरीके का शोक हो, दुख हो, छोटी मोटी दुर्घटनाएं, चोट लग जाना, इन सब चीज़ों का विचार छठे भाव से करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले भाव कुंडली के सप्तम भाव की तरफ। उसकी क्या कहानी है। सप्तम भाव हमारे विवाह का है। विवाह कब होगा, कैसा होगा, उसका पता सप्तम भाव से चलता है। जीवन साथी कैसा होगा, कैसा रहेगा, उसके बारे में भी जानकारी सप्तम भाव देता है। क्योंकि विवाह और जीवन साथी का है तो आपके वासना, सेक्सुअल डिजायर्स का भी हाउस यही माना जाता है। चूँकि लगन फर्स्ट हाउस है, आपका घर है, तो यहाँ पे सप्तम भाव आपका प्रत्यक्ष शत्रु है, डायरेक्ट जो आपको हिट करता है, उसका विचार यहाँ से करते हैं। व्यापारिक साझेदारी का विचार भी यहीं से करते हैं। विदेश यात्रा अगर आप जाना चाहते हैं, सप्तमेश की दशा चल रही है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, उसका विचार भी यहीं से होती है। सप्तम भाव द्वितीय भाव की तरह मारक भाव है, तो आपकी मृत्यु का विचार भी यहाँ से किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अष्टम भाव की तरफ। अष्टम भाव को सबसे खराब माना गया है, कुंडली का गड्ढा, आयु का और मृत्यु का। बड़ी दुर्घटना जिसमें हाथ पैर टूटने से लेके मृत्यु तक की संभावना हो सकती है। असाध्य रोग, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, उसका विचार एट्थ हाउस से करते हैं। क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिकता का भी है, सडननेस का है, अचानक से कुछ भी हो सकता है, कोई अचानक से परिवर्तन हो जाए, अचानक से कोई लाभ या हानि की संभावनाएं बन जाए, अगर कुंडली में लाभ या हानि का कोई योग उस तरीके का बना हुआ हो तो। आइए कुंडली के सबसे शुभ स्थान नवम भाव, भाग्य भाव, धर्म भाव में चलते हैं। नवम भाव आपके भाग्य का है, कितने भाग्यशाली हैं उसका पता यहीं से चलेगा। धर्म का है, आपकी धर्म कर्म में, परोपकार में, अच्छे कर्मों में कितनी रुचि है उसका पता ठिकाना यहीं से चलता है। नवम भाव गुरु का है, आपके गुरु का गुरु स्थान है, आपके पिता के बारे में बताता है। आपकी शिक्षा, रुकी हुई शिक्षा, फिफ्थ हाउस तक आपकी कंप्लीट शिक्षा होती है, और नाइन्थ हाउस से कोई स्पेशल एजुकेशन जो आपने 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद शुरू की हो, उसका विचार नाइन्थ हाउस से करते हैं।
नवम भाव चूँकि धर्म का है, भाग्य का है, गुरु का है, तो संन्यास का विचार भी हम यहाँ से करते हैं। और धर्म स्थान है तो तीर्थ यात्राओं का विचार भी यहीं से किया जाता है। आइए कुंडली के अगले भाव 10th हाउस धर्म भाव में, कर्म भाव में चलते हैं। 10th हाउस आपके कर्म का है, आप कितने कर्मठ हैं, क्या करेंगे जीवन में, उसके बारे में जानकारी देता है। आपके जीविकोपार्जन का है, क्या पेशा करके, क्या करके आप अपना जीविकोपार्जन करेंगे, पालन पोषण करेंगे, नौकरी करेंगे, कारोबार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, इन सब के बारे में पता ठिकाना 10th भाव बताता है। आपको कैसा पद मिलेगा, प्रतिष्ठा कैसी होगी आपके अपने कार्य क्षेत्र में, राजयोग की क्या स्थिति रहेगी, और पिता के बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलती है। कुंडली के अगला भाव एकादश भाव यानी कि लाभ भाव। चलें वहाँ से देखते हैं किस किस चीज़ का विचार किया जाता है। समस्त तरीके के लाभ का विचार एकादश भाव 11th हाउस देता है। आय, किसी भी तरीके का आय की आप कामना करते हैं 11th हाउस से देखें। आपके जीवन की तमाम उपलब्धियों का पता ठिकाना 11th हाउस में है। मनोकामनाओं की पूर्ति होगी नहीं होगी, कब होगी, उसके बारे में भी जानकारी 11th हाउस से चलता है। 3rd हाउस छोटे भाई बहन का है तो 11th हाउस बड़े भाई बहन का है। 3rd हाउस दायां कान है तो 11th हाउस बाएं कान के बारे में जानकारी देता है। अब कुंडली का आखिरी भाव 12th हाउस द्वादश भाव व्यय का, समस्त तरीके का व्यय, मोक्ष का, क्योंकि आखिरी हाउस है, 1st हाउस में जीवन मिला और यहाँ पे समाप्ति, तो मोक्ष का है। द्वितीय भाव धन संपत्ति और कुटुंब का था, मृत्यु का था, तो 12th हाउस अस्पताल का है, जेल का है, कोर्ट कचहरी का है, विदेश जाने का है। काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में मीन राशि हो जाती है, जहाँ पे शुक्र उच्च का होता है, उसके कारण यहाँ पे शय्या सुख का भी विचार किया जाता है। 12th हाउस चूँकि आखिरी भाव है तो मृत्यु का विचार भी यहाँ से करते हैं। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपके बाईं आँख का विचार भी 12th हाउस से किया जाता है। तो ये कुंडली के 12 भावों का विश्लेषण था। प्रथम भाव से लेके द्वादश भाव तक, 1st हाउस से लेके 12th हाउस तक किस किस हाउसेस से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी बातें हमने इस वीडियो में सीखी, भाव के बारे में, केंद्र स्वामी, त्रिकोण स्वामी, केंद्र त्रिकोण से बनने वाले राजयोग, धन योग, 6, 8, 12 के स्वामी, 3, 6, 11 के स्वामी, त्रिष्टाय भाव, उपचय भाव, उनसे बनने वाले विभिन्न तरीके के शुभ और अशुभ योग, इस हाउस के लॉर्ड्स आपके लिए अच्छे हैं, किस हाउस के लॉर्ड्स की दशांतर दशा में प्रॉस्पेरिटी आएगी, और कब आपको दुख तकलीफ बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा हर भाव से देखे जाने वाले विचारों का हमने विचार किया, केंद्र अधिपति दोष देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने ज्योतिषीय मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।